तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानेंगे। तो आप सबने सर्दियों के शुरू होते ही खासकर दिल्ली के संदर्भ में एयर क्वालिटी इंडेक्स या जिसे AQI भी बोलती हैं या जिसको हिंदी में वायु गुणवत्ता सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है के बारे में जरूर सुना होगा। सर्दियों के शुरू होते ही AQI इंडेक्स न्यूज में आ जाता है। हर तरफ वायु प्रदूषण की चर्चा होने लगती है, खासकर दिल्ली NCR के संदर्भ में। तो आज के इस वीडियो में हम वायु गुणवत्ता सूचकांक या एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है वायु गुणवत्ता सूचकांक या एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो वायु गुणवत्ता सूचकांक का उपयोग दिल्ली की वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह आपको बताता है कि आपके आसपास हवा कितनी साफ या प्रदूषित है या और इससे जुड़े स्वास्थ्य प्रभाव आपके लिए चिंता का विषय हो सकते हैं या नहीं। तो इससे पता चलता है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक हवा की गुणवत्ता को बताता है कि हवा साफ है या प्रदूषित है। अगर प्रदूषित है तो कितनी है और इस प्रदूषित हवा के नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में और आगे देखेंगे क्या है एयर क्वालिटी इंडेक्स, इससे जुड़े हुए प्रभाव या समस्याएं। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक से। तो सबसे तेजी से विकासशील देशों में से एक भारत को वायु गुणवत्ता से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शहरीकरण, औद्योगिक विकास और बढ़ते वाहन उत्सर्जन के साथ साथ वायु प्रदूषण एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, जिससे देश भर में लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति की निगरानी और समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो आम जनता को वायु की गुणवत्ता के बारे में सूचित करने के लिए एक मानकीकृत तरीका प्रदान करता है। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि क्या है वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो वायु गुणवत्ता सूचकांक एक माप है जिसका उपयोग संख्यात्मक पैमाने पर किसी विशिष्ट क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो यह निर्धारित करने में मदद करता है कि हवा मनुष्यों और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है या नहीं। ठीक है, जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो रेंज है वो 0 से 50 है तो वहाँ की जो हवा है वह गुड कैटेगरी में आएगी। अगर वही AQI के लेवल 51 से 100 के बीच हो जाता है तो वहाँ की हवा सेटिस्फैक्टरी कैटेगरी में आ जाती है। अगर 101 से 200 के बीच में है तो वहाँ की हवा क्या होगी, मॉडरेट कैटेगरी में होगी। अगर AQI की जो रेंज है वो 200 से 300 तक पहुंच जाती है तो वो पुअर की श्रेणी में आ जाती है। अगर 300 से 400 के बीच आती है तो वो वेरी पुअर कैटेगरी में आ जाती है और अगर 400 से 500 के बीच है तो सीवियर हो जाती है। ठीक है, तो ये वो कैटेगराइजेशन है एयर का, जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू मेजर की जाती है। ठीक है, अब ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो हमको बताता है कि हवा में कितना PM10 है, PM2.5 कितना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना है, ओजोन O3 कितनी है, CO कितनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड कितनी है, ठीक है, NH3 कितना है और PV लेट कितना है। तो ये है वो टेबल जो हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा मेजर किया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो भारत में AQI प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, तो भारत में AQI प्रणाली 2014 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB द्वारा शुरू की गई थी और ये 8 प्रमुख पोल्यूटेंट को पैरामीटर के रूप में उपयोग करती है। ठीक है, और ये 8 पोल्यूटेंट कौन से जो हमने यहाँ पर देखे थे। ठीक है, ये PM10, PM2.5, NO2, O3, CO, SO2, NH3 और PB। ठीक है, तो हमारे 8 प्रमुख प्रदूषक कौन कौन से हो जिनको AQI पैरामीटर के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो वो हमारे सबसे पहले पार्टिकुलेट मैटर PM10 और PM2.5, उसके बाद है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड CO और अमोनिया और लेड। ठीक है, तो ये थे हमारे 8 वो प्रदूषक जिनको हम AQI मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं AQI के पैमानों की। ठीक है, जो हमने अभी पीछे भी देखा उसको फिर से यहाँ देखते हैं और देखेंगे कि अगर AQI का जो लेवल है, जो अलग-अलग लेवल है, उनका मानव जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अगर AQI 0 से 50 के बीच में है तो क्या होगा, स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम या कोई भी जोखिम नहीं होगा। ठीक है, अगर इसी के आगे अगर AQI की माप 51 से 100 के बीच में है
जो सैटिस्फैक्टरी कैटेगरी में आती है। तो इससे क्या होगा कि कुछ प्रदूषक अत्यधिक संवेदनशील वाले बहुत कम संख्या में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है? जब एक्यूआई 51 से 100 के बीच में होगा, ठीक है? अब अगर एक्यूआई 1 से लेके 200 के बीच में होगा तो यह श्वसन रोग वाले लोगों को असुविधा का अनुभव हो सकता है। अगर मॉडरेट कैटेगरी में हवा आ जाएगी तो जिनको सांस की बीमारी है उन लोगों को असुविधा का अनुभव हो सकता है, ठीक है? इसके बाद जो आता है एक्यूआई वो है 201 से 300 के 1 के बीच में। अगर एक्यूआई पुअर कैटेगरी में आ गया तो इससे क्या होगा? तो इससे लंबे समय तक संपर्क में रहने से आम जनता में श्वसन संबंधी प्रभाव पड़ सकते हैं, ठीक है? अब अगर एक्यूआई 301 से 400 के बीच पहुंच जाता है, जबकि जब हवा वेरी पुअर कैटेगरी में आ जाएगी और इससे जो होने वाला प्रभाव है, पड़ने वाला प्रभाव वह यह है कि इससे अंतर्निहित स्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य प्रभाव अत्यधिक गंभीर हो सकते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होगा? अत्यधिक गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर एक्यूआई 401 से 500 के बीच पहुंच जाता है, जब यह सीवियर कैटेगरी में आ जाएगा, तो इससे पड़ने वाला जो प्रभाव हुआ है ये है कि स्वास्थ्य लोगों में कि जो स्वस्थ लोग हैं ना, जो स्वस्थ लोग होंगे उनमें भी उनके भी स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो ये थी हमारी एक्यूआई कैटेगरी रेंज। आइए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं भारत में वायु प्रदूषण के कारण, ठीक है? अब हम देखेंगे भारत में वायु प्रदूषण के कारण क्या है, ठीक है? तो भारत में वायु प्रदूषण में जो सबसे पहला कारण है वह कारण है वाहन उत्सर्जन, ठीक है? व्हीकल इमिशन, ठीक है? तो तेजी से शहरीकरण और निजी परिवहन की बढ़ती मांग के कारण वाहन उत्सर्जन में वृद्धि हुई है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हवा में कण पदार्थ का एक प्रमुख स्रोत है, ठीक है? तो जो वाहन उत्सर्जन होते हैं उससे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? सीओ। तो सीओ और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रमुख उत्सर्जन कौन है? वाहनों से निकलता हुआ धुआं, ठीक है? तो यह वायु प्रदूषण के एक प्रमुख कारण है। इसके बाद दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में यातायात की अत्यधिक भीड़ का अनुभव होता है, जो एक्यूआई की खराब और गंभीर रेटिंग में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है? तो ये समझ में आ गया होगा पहला कारण वाहन उत्सर्जन। आइए अब बात करते हैं अगले कारण की। तो अगला कारण है औद्योगिक गतिविधियां, ठीक है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। औद्योगिक सुविधाएं विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों का उत्सर्जन करती हैं, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं, जो दहन और विनिर्माण प्रक्रिया के समान उप उत्पाद हैं, ठीक है? फैक्ट्रियां विशेष रूप से आबादी वाले क्षेत्रों के पास खराब वायु गुणवत्ता और उच्च एक्यूआई स्तर में योगदान करती हैं, ठीक है? तो अगला कारण समझ में आ गया हो, औद्योगिक गतिविधियां, ठीक है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, जिसके द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हवा में होता है, ठीक है? आइए अब बात करते हैं अगले कारण की। तो अगला कारण है निर्माण धूल, ठीक है? कंस्ट्रक्शन डस्ट। विध्वंस और उत्खनन सहित निर्माण गतिविधियां महत्वपूर्ण धूल और कण पदार्थ विशेष रूप से PM10 उत्पन्न करते हैं, जो शहरी क्षेत्रों में एक प्रमुख चिंता का विषय होता है, ठीक है? तो जो अगला प्रमुख कारण वह है हमारा कंस्ट्रक्शन डस्ट, जिस डस्ट के कारण हमारी हवा में PM10 का विलय होता है, ठीक है? यानी कि जो कंस्ट्रक्शन डस्ट है उसमें PM10 पाया जाता है, जो कि वायु में घुलता है। आइए अब बात करते हैं अगले वायु प्रदूषण के कारण को। तो अगला वायु प्रदूषण का कारण है कृषि पद्धतियां, ठीक है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में किसान अगली फसल के लिए खेत तैयार करने के लिए फसल के अवशेष जलाते हैं। इस मौसमी पराली जलाने से हवा में भारी मात्रा में कण और अन्य प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं, जिससे पूरे उत्तर भारत में एक्यूआई का स्तर बिगड़ जाता है, ठीक है? तो जो अगला मेन रीजन है वायु प्रदूषण का वह है खेतों के जो बचे हुए अवशेष हैं, उनको जलाने के, जिसको हम लोग पराली बोलते हैं, ठीक है? जिस पराली को जलाते हैं जिसके कारण हवा में भारी कण और अन्य प्रदूषक तत्व मिल जाते हैं, ठीक है? तो जो अगला वायु प्रदूषण का कारण है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, वह भी वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, ठीक है? आइए अब बात करते हैं अगले कारण की, ठीक है? वायु प्रदूषण का अगला कारण, तो अगला जो कारण है वह है घरेलू प्रदूषण, ठीक है? घरेलू प्रदूषण। तो ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने और गर्म करने के लिए बायोमास जलाना वायु प्रदूषण में प्राथमिक योगदान करता है, ठीक है? यह प्रथा कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे प्रदूषक उत्पन्न करती है, जो वायु की गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, खासकर खराब हवादार घरों में। तो यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि बायोमास जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, ठीक है? तो ये थे कुछ कारण जिनसे वायु प्रदूषित होती है, ठीक है? जो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं।
आइए अब बात करते हैं कि खराब वायु गुणवत्ता का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है? जो खराब हवा होती है उसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है? तो खराब वायु गुणवत्ता कई प्रकार के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों से जुड़ी है। पार्टिकुलेट मैटर पीएम 2.5 और पीएम 10 विशेष रूप से खतरनाक होते हैं क्योंकि ये फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और यहाँ तक कि रक्त प्रवाह में भी प्रवेश कर सकते हैं, जिससे श्वसन रोग, हृदय संबंधी समस्याएं और समय से पहले मौत हो सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि प्रदूषित हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं वाले व्यक्तियों सहित कमजोर समूह विशेष रूप से वायु प्रदूषण के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार वायु प्रदूषण विश्व स्तर पर मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक है और भारत सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। ठीक है? आइए अब इसके बाद बात करते हैं सरकारी पहल और जन जागरूकता की, ठीक है? तो जो सरकारी पहलों को देखेंगे जो कि सरकार के द्वारा चलाई गई हैं लोगों को अवेयर करने और इससे वायु प्रदूषण से बचाने के लिए, ठीक है? तो भारत सरकार ने वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने और सुधारने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। प्रमुख पहलों में शामिल है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। एनसीपी का जो प्रमुख लक्ष्य है वह यह है कि 100 से अधिक गैर प्राप्ति शहरों में 2024 तक कण पदार्थ प्रदूषण को 20 से 30% तक कम कर देना है। ठीक है? तो पहली पहल यह थी। इसके बाद जो अगली पहल है वह ये है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जिसे ग्रैब भी बोलते हैं, जिसको आपने दिल्ली में जब सर्दियों में प्रदूषण बढ़ जाता है तो इसके बारे में सुना होगा, ठीक है? न्यूज में ग्रैब, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, इसमें बढ़ते प्रदूषण स्तर का मुकाबला करने के लिए सर्दियों के मौसम के दौरान दिल्ली एनसीआर में यह एक्शन प्लान सक्रिय किया जाता है। ग्रैब में एक्यूआई का स्तर गंभीर होने पर निर्माण रोकना, वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करना, स्कूलों को बंद करना जैसी कार्रवाई शामिल होती है। ठीक है? तो जब ग्रैब लागू हो जाता है तब कंस्ट्रक्शन के सारे काम रुक जाते हैं, वाहनों की आवाजाही रुक जाती है और स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। ठीक है? और ग्रैब कब लगता है, जब वहां का एक्यूआई इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। ठीक? इसके बाद जो अगली पहल है वह है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। तो वाहन उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार सब्सिडी की पेशकश, ईवी बुनियादी ढांचे का निर्माण और विभिन्न ईवी नीतियों को लागू करके इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा दे रही है। ठीक है? जिससे कि वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सके। इसके बाद जो अगली पहल है वह ये है फसल अवशेष प्रबंधन। ठीक है? क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। तो इसमें सरकार ने किसानों को बिना जलाए पराली का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए मशीनरी पर सब्सिडी प्रदान की है। ठीक है? तो मशीनरी पर गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है, जिससे किसान अपनी पराली को न जलाएं और उसका किसी और तरीके से निस्तारण करें। ठीक है? इसके बाद जो अगली पहल है वह यह है जन जागरूकता अभियान। ठीक है? तो वायु प्रदूषण के स्रोतों और खतरों के बारे में जनता को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत अभियान जैसे अभियान अपने मूल संदेश के हिस्से के रूप में स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर देते हैं। ठीक है? तो जन जागरूकता अभियान भी एक पहल है जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता है वायु प्रदूषण को लेकर। ठीक है? आइए इसके बाद बात करते हैं वायु गुणवत्ता की निगरानी और सुधार में प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में। ठीक है? अब देखेंगे टेक्नोलॉजी का यूज, जिसके द्वारा हम लोग एयर पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करते हैं। तो प्रौद्योगिकी में प्रगति भारत की वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपग्रह आधारित सेंसर और जमीनी स्तर के मॉनिटर के माध्यम से वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की निगरानी सटीक एक्यूआई डाटा प्रदान करने में मदद करती है, जो नीतिगत निर्णयों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह को सूचित करती है। ठीक है? तो इस तरह जो प्रौद्योगिकी है वह हमारी मदद करती है। इसके अलावा सफर एयर जैसे मोबाइल एप्लीकेशन वास्तविक समय में एक्यूआई अपडेट, पूर्व अनुमान और स्वास्थ्य सलाह प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्तियों को बाहरी गतिविधियों के संबंध में सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसके अलावा प्रदूषण पर अंकुश लगाने और लंबी अवधि में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी, वायु शुद्धिकरण और ईंधन विकल्पों में नवाचार टेक्नोलॉजी आवश्यक है। ठीक है? तो ये थे वो सारे इनिशिएटिव जो कि हमारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से लिए जा रहे हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। ठीक है? और अब हम लास्ट में देखेंगे निष्कर्ष। ठीक है? कंक्लूजन। तो ये सबने सब एक्यूआई के बारे में देख लिया, एक्यूआई क्या है, उसके प्रभाव क्या है स्वास्थ्य पर और उसकी अलग-अलग कैटेगरी। और अब हम लास्ट में देखते हैं निष्कर्ष। ठीक है?
वायु गुणवत्ता सूचकांक भारत में वायु प्रदूषण के स्तर की निगरानी और संचार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जबकि देश को सुरक्षित वायु गुणवत्ता बनाए रखने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नीतियों का कार्यान्वयन, जन जागरूकता अभियान और तकनीकी प्रगति सही दिशा में उठाए गए कदम है। AQI के स्तर को कम करने और सभी के लिए एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रदूषण के मूल कारणों, वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक निर्वहन, कृषि जलाना और घरेलू प्रथाओं को संबोधित करना आवश्यक है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता उसके नागरिकों के भविष्य की भलाई और उसकी वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो ये थे हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के बारे में जाना। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।